The views and opinions expressed in this show are those of the presenters, hosts and guests and do not necessarily reflect the official policy or position of Brute TV. Blogger has accused former Pakistan Interior Minister Rahman Malik of raping her in 2011. According to Pakistani newspaper Dawn, Cynthia D. Ritchie has also accused former Prime Minister Yusuf Raza Gilani of physically manhandling her while Gilani was staying at the president's house. Ritchie said she was reserving some of the more graphic details, which she will be happy to share with a neutral investigator. While Malik has not reacted to the charges yet, Gilani has denied the allegations. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपकी आवाज़ के साथ हाजिर है वसीम राठौर। जी हाँ नाजरीन, जिस आपने वीडियो देखी इसमें यूएस के एक ब्लॉगर हैं जो क्लेम कर रही है कि उस टाइम के एक्स फेडरल मिनिस्टर रहमान मलिक ने इनका रेप किया है और आज ये काफ़ी सालों के बाद इस चीज़ को मीडिया पर लेकर आ रही हैं। तो सबसे पहले हमें देखना ये है कि ये सिंथिया रिची हैं कौन और ये पाकिस्तान में कब से आई हैं। अगर आप हिस्ट्री में देखें तो 2009 में जब पीपल्स पार्टी ने अमेरिका के साथ एक वीज़ा पॉलिसी लॉन्च की जिसमें बहुत सारे अमेरिकन पाकिस्तान में आए थे, इस दौरान ये मोहतरमा पाकिस्तान में आई। ये एज अ ब्लॉगर भी हैं, अपनी वीडियोस बना के पाकिस्तान के सोशल इशू को उजागर करती हैं और पाकिस्तान का इमेज दुनिया को बताती हैं। लेकिन इस दौरान पीपल्स पार्टी के दौर में ये महकमा सेहत में एक स्पेशल लेक्चरार भी रही हैं और इनको वो तमाम प्रोटोकॉल दिया गया है जो आम पाकिस्तानी मिनिस्टर को दिया जाता है। जी हाँ नाज़रीन, पीपल्स पार्टी के दौर में इन्होंने तमाम पक्ष एंजॉय किए जो एक मिनिस्टर एंजॉय करता है। उसके बाद ये मोहतरमा पाकिस्तान के दूसरे पॉलिटिकल इशू में हिस्सा लेती रही है। इन मोहतरमा की पहुंच हर सियासी पार्टी के अंदर है। हम कभी देख सकते हैं कि ये मोहतरमा पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस के साथ हमारे बॉर्डर पर दिखाई देती हैं, कभी हमारे पुलिस के डिपार्टमेंट पर दिखाई देती हैं, तो कभी कोई बहुत सेंसिटिव मसले को डिस्कस करते दिखाई देती हैं। लेकिन अब हुआ ये है कि इन मोहतरमा ने बहुत बड़ा क्लेम किया है एक मिनिस्टर के खिलाफ। उस टाइम वो मिनिस्टर पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला थे रहमान मलिक साहब। यहाँ पे चंद सवालात बनते हैं। सबसे पहले कि इन मोहतरमा ने जो क्लेम किया है क्या इनके पास कोई सबूत है? ये मोहतरमा हर जगह बता चुकी हैं कि इनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। मेरा एक सवाल बनता है कि इन मोहतरमा की पहुंच हमारे सदारती महल तक कैसे हुई? ये तो हम एक ब्लॉगर हैं, ठीक है, और इतने बड़े बड़े मिनिस्टरों के साथ उठना बैठना है। अगर ये कहती हैं कि रहमान मलिक साहब ने इनके साथ रेप किया था, तो बात ये कि रहमान मलिक साहब उस टाइम वज़ीर दाखिला थे और इतना सेंसिटिव ये उनका मिनिस्ट्री थी कि आया खुदा ना ख्वास्ता इस रेप के बाद क्या रहमान मलिक साहब ब्लैकमेल होते रहे हैं? क्या खुदा ना ख्वास्ता पाकिस्तान के वो अहम राज रहमान मलिक साहब से लीक हुए हैं? ये हमारे सवालात है क्योंकि ये मामला इतना आम नहीं। या तो होते रहमान मलिक साहब कोई आम से शख्स, ठीक है, तो बात चलो किसी और एंगल में थी, वो एक सेंसिटिव पोस्ट के ऊपर थे। इन मोहतरमा के बकौल उन्होंने उनके साथ कुछ नशे की दवाई डाल के जो भी किया, लेकिन सवाल बहुत ज़्यादा बनते कि उनकी पोजीशन बहुत अहम थी। इसके बाद पीपल्स पार्टी वाले ने इनके खिलाफ किरदार कशी शुरू कर दी। इन मोहतरमा ने बोला है कि मेरे पास आपके सब मिनिस्टरों के साथ जो भी ताल्लुकात थी या जो भी वाक़यात, मेरे पास तमाम प्रूफ मौजूद है। नाज़रीन, ये मसला पेचीदा तब हुआ जब उस्मा खान का केस आया, उसके ऊपर लोगों ने ट्वीट किए, तो इन मोहतरमा ने भी कुछ ट्वीट्स किए जिस पर पीपल्स पार्टी ने इनको तनकीद का निशाना बनाया। उसके बाद इनकी आपस में क्रॉस टॉक शुरू हुई, तो फिर इन्होंने एक वो पुराना मामला छेड़ा जिस टाइम इन्होंने बोला था कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा प्राइम मिनिस्टर थी, तो ये उन औरतों को बकौल इनके जिनका जरदारी साहब के साथ ताल्लुक था, ये उन औरतों को अपने गार्ड की सपोर्ट करती थी ताकि उनको ह्यूमिलेट किया जा सके। फिर पीपल्स पार्टी ने इनको मना किया कि आप ऐसी बात ना करें। ये बोली कि मेरे पास इनकी प्रॉपर प्रूफ है। फिर मामला बढ़ता गया, इन्होंने तनकीद शुरू की, फिर रहमान मलिक साहब की बात निकली है और इन्होंने जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तनकीद शुरू की तो पीपल्स पार्टी ने इनकी बहुत कैरेक्टर असैसिनेशन की और बोला कि हम लोग FIA में जाएंगे। तो ये मोहतरमा अपनी बात पर डटी हुई है। ये मोहतरमा हर बात का जवाब दे रही है और उन्होंने ये बोला कि इनके साथ जब मैन हैंडलिंग हुई सदारती महल में, तो इन्होंने मोहतरम शहाबुद्दीन साहब को भी बीच में नॉमिनेट किया कि वो जो उस टाइम के मिनिस्टर थे जिनके ऊपर आई थिंक उस ज़माने में ड्रग का केस भी चला था और उनको आई थिंक सज़ा हुई थी या मुअत्तल भी हो गए थे, ये उनका नाम भी बीच में आ रहा है।
मेरे नज़रिए में ये कोई मामला इतना आम नहीं है। पहली बात ये कि एक अमेरिकन शहरी को पाकिस्तान की मिनिस्ट्री, सदारती महल और दूसरी सेंसिटिव पोस्ट पे ले जाने वाले कौन है? क्या इसके पीछे हमारे मुल्क की एजेंसियां हैं या दूसरे मुल्क की एजेंसियां हैं? ये एक सवाल है, क्योंकि हम आम शहरी किसी दूसरे मुल्क में जाकर इवन कि हम वहाँ के MP और MNA से मिलने के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। लेकिन ऐसा क्या है कि जब कोई अमेरिकन या ऐसा कोई कहते हैं सफ़ेद आज़ाद बंदा पाकिस्तान में आता है, तो हमारे पॉलिटिशियन या कुछ ऐसे लोग जो डायरेक्ट अपने ताल्लुकात अमेरिका से बहाल करने के लिए या कि वहाँ की उन एजेंसियों के साथ जो बराह रास्त हमारे मुल्क की सियासत को कंट्रोल करते हैं, उनके साथ ताल्लुकात बनाने के लिए ये अमेरिकन के पीछे लग जाते हैं। क्या हमारे सियासतदानों का किरदार इतना कमज़ोर है कि ये अपने ताल्लुकात अमेरिका से बहाल कराने के लिए या अपने रेपो बढ़ाने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं? लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे देखना ये है कि हमारा मीडिया, जी पाकिस्तानी मीडिया, इसका किरदार भी बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है। एक टाइम था जब इमरान खान के ऊपर आयशा गुलाली ने इल्ज़ामात लगाए थे, तो उस टाइम हमारा मीडिया डायरेक्ट इमरान खान के ऊपर चढ़ दौड़ा था और उन्होंने बैठे बैठे अपने प्रोग्राम में ही अपनी अदालतें लगा ली और अपने प्रोग्राम में इमरान खान साहब को सजा दिलवा दी। जी हाँ नाज़रीन, अभी क्लिप देखेंगे, इसमें हमारे मोतबर सहाफ़ी है पाकिस्तान के हामिद मीर, ये उस टाइम क्या बातें करते थे और जब सिंथिया डी रिची का मामला है तो अब क्या बातें करते हैं। जी हाँ नाज़रीन, आप ये क्लिप देखें। ये सिंथिया रिची वाला जो मामला है, ये इतना इंपॉर्टेंट मामला नहीं है कि हम कोरोना वायरस को और महंगाई को और पेट्रोल की किल्लत को छोड़ के इस पर डिस्कशन शुरू कर दें। आयशा गुलाली की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान पर लगाए जाने वाले इल्जामात की गर्द बैठने की बजाय दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और एक तूफान की शक्ल इख्तियार कर रही है। इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आज यहाँ स्टूडियो में आयशा गुलाली साहबा। जो एक अमरीकी खातून है, इसके मामले को हमें पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए। जो चीज आपने देखी है हामिद मीर साहब, क्या वो इल्जामात को तकवीत देती है जो आयशा गुलाली की तरफ से इमरान खान पर लगाए गए जो भी मैसेजेस आपने देखे? पाकिस्तान का मीडिया भी इस खातून के हनी ट्रैप में आ गया है। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? चले आप कह रहे हैं ये गलत है, ये झूठ है, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए। अभी तक मुझे नहीं पता कि ये खातून कोई सहाफी है, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए। ये खातून कोई बिजनेसमैन है, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए। या ये कोई फिल्म मेकर है, क्या है, किसी को कुछ पता नहीं, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए। उसके क्रेडेंशियल्स का भी नहीं पता। या पाकिस्तान में इसलिए है कि ये हर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप पर इल्जामात लगाती फिरे। जो आपके पास जो मैसेज आए हैं ये आपको नहीं पता कि ब्लैकबेरी से हैं या आईफोन से हैं? आयशा गुलाली साहबा ने जो भी इल्जाम लगाया है, इस इल्जाम को ये कह के मुस्तरद कर देना कि जी इसकी कोई इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, ये मुनासिब नहीं है। ये इल्जाम जो है ये काफी सीरियस हो गया है। लेकिन आप बात कर रहे हैं कि ये अमरीकी को, मेरी पाकिस्तान के मीडिया को इतनी अहमियत देनी है, तो सुप्रीम कोर्ट इसका सो मोटो एक्शन ले सकती है। ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब पर इल्जामात का सिलसिला यहाँ पे रुकने वाला नहीं है और अब रेहान खान साहब की किताब भी आने वाली है। मीडिया दूसरों पर इल्जाम लगाता रहता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले में पाकिस्तान का मीडिया भी एक हनी ट्रैप में आ गया है। तो हनी ट्रैप में आप जब दूसरे फंसते हैं तो उनका मजाक उड़ाते हैं, तो अब पाकिस्तान का मीडिया भी इस खातून के हनी ट्रैप में आ गया है। सहाफी हो या सियासतदान हो, ये जब इस किस्म के इल्जामात आएंगे और इन इल्जामात की इंक्वायरी नहीं होगी प्रॉपर और कोई लॉजिकल कंक्लूजन नहीं निकलेगा, तो जिस तरह कि आपने खुद ही शुरू में कहा कि आपको ऐसे लग रहा है कि आपके सर से चादर खींची जा रही है, तो इस मुल्क की जो खवातीन हैं, पढ़ी लिखी खवातीन, वो प्रैक्टिकल लाइफ में आके कैसे काम करेंगी? हामिद मीर साहब बहुत शुक्रिया। जी हाँ नाज़रीन, आपने देखा कि हामिद मीर साहब ने उस जमाने में कहते थे कि जी मामला बहुत सीरियस है, इल्जामात बहुत सीरियस है इमरान खान साहब के ऊपर, और वो हर दूसरे प्रोग्राम में टीवी के प्रोग्राम में शामिल होते थे और अपने राय देते थे कि यार अब मामला सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए, इमरान खान को सजा होनी चाहिए, दिस एंड दैट। लेकिन जब सिंथिया डी रिची के बारे में मसला आया तो ये कहते हैं मीडिया को इसकी इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए। इस तरह आप लोगों ने सोशल मीडिया पर एक और भी मोहतरम साहब है आरिफ निजामी साहब, उनकी भी ऐसी वीडियो मौजूद है जिसमें वो कहते थे कि इमरान खान के खिलाफ इनके खिलाफ केस होना चाहिए, इनके खिलाफ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन सिंथिया के बारे में कहते हैं जी अमेरिकन है, इसको डिपोर्ट कर देना चाहिए, पाकिस्तान से यहाँ ज़्यादा रहे ना। आया हमारा मीडिया किसके साथ मिला हुआ है? जब किसी शख्सियत के ऊपर बात आती है, यानी कि पॉलिटिशियन के ऊपर बात आती है, वो लोग कहते हैं हमारी कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही है। मेरा पूछना यह है कि अगर आप साफ हैं, आपका दामन साफ है, कोई बंदा आपका कैरेक्टर खराब नहीं कर सकता जब तक आपका माजी दागदार है या आपने कुछ ऐसी हरकत की है जिसका आपको डर हो। तो उस सूरत में लोग कहते हैं ये अमेरिकन पाकिस्तान में क्या कर रहा है, इसको रिपोर्ट कर देना चाहिए।
ये पिछले 11 साल से पाकिस्तान में मौजूद थी, तब आपने क्यों नहीं बोले? मैं यहाँ पे सिंथिया की वकालत नहीं कर रहा, ना मैं किसी पॉलिटिशियन को बदनाम कर रहा हूँ। मेरे तरफ जो हमने मीडिया सोशल मीडिया पर देखा है कि जो दोनों तरफ के लोग हैं उनका किरदार बहुत मशकूक रहा है। पहले ये अमेरिकन सिंथिया पाकिस्तान के हसास इदारों तक या हसास मिनिस्ट्री तक कैसे पहुंची, इसके पीछे कौन लोग थे? दूसरा, अगर इनके साथ ये जो वाक़या हुआ है इसके बाद क्या इन्होंने उनको ब्लैकमेल तो नहीं किया? और हमारे सियासतदान और हमारे मीडिया वाले जब ऐसी कोई बात आती है तो अपना दामन बचाने के लिए दूसरे के ऊपर ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। हमारे मीडिया का किरदार बहुत मशकूक रहा है, ये बहुत ही एक मायूस कुन बात है। अच्छा नाज़रीन, हमारे पिछले प्रोग्राम में फैसल मोहम्मद साहब भी हमारे साथ थे, जिससे हमने काफ़ी मालूमात भी ली। इस मसले के बारे में हमने फैसल मोहम्मद साहब से डिस्कस किया और बहुत से और लोगों ने भी सवालात पूछे। तो फैसल मोहम्मद साहब ने जो उनका एक यूट्यूब चैनल है व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद, उन पे उन्होंने डिटेल से इस चीज़ का जवाब दिया है। तो नाज़रीन, आप भी देख सकते हैं कि फैसल मोहम्मद साहब ने क्या कहा है। इसके बाद आपसे बात करते हैं, देखिए प्रोग्राम। मसला सिंथिया रिची का आया था तो मैंने बता दिया था कि देखिए सिंथिया रिची को मैं भी बताते खुद जानता हूँ, और वो एक हमारे जो उससे जो राब्ते हुए जो हम जानते हैं, हमें शुरू में बताया गया था कि ये एक जर्नलिस्ट है, और वो मतलब उसकी एक अपनी क्वालिटी है कि वो जर्नलिस्ट भी है, और वो असल में कुछ लोगों को कैबरे डांसर के तौर पे भी मुतारफ कराती रही है, कुछ को इंटरनेशनल रिलेशन की एक्सपर्ट भी उसने बन के मुतारिफ किया। अलक़िस्सा मुख्तसर ये कि उसने अपने बहुत सारे भेस रखे हुए थे, और उसके अंदर ये, क्योंकि ये बात मैं जानता हूँ उसको कि उसने नफ्सियात के अंदर भी उसने किया हुआ है, मास्टर किया हुआ है, काफ़ी काबिल पढ़ी लिखी है, तो वो उसने अपने ताल्लुकात बनाए। लेकिन असल में मसला सारा ये है कि वो पाकिस्तान के अंदर डीप में इतनी चली कैसे गई, तो ये उसके लिए बड़ी लंबी बहस है, बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। मैंने सिर्फ ये कहा था आपको कि बहुत से लोगों ने इसीलिए मुझसे पूछा कि आपने ये बात कही थी ट्विटर के, तो हाँ ये बात मैं मानता हूँ कि ये मैं कह रहा हूँ, तस्दीक कर रहा हूँ कि उसके पास जो चीज़ें हैं वो उसके अंदर हो सकता है सारी गलत ना हो सकता है कि सारी सच्ची ना हो, लेकिन कम से कम उसके पास ये मेरे इल्म है कि बहुत सारी चीज़ें उसके पास दुरुस्त है। ये मैं तस्दीक कर रहा हूँ क्योंकि मैंने उसको पाकिस्तान के अंदर देखा है, उसकी रसाई देखी है। और सबसे बड़ी मज़े की बात ये आपको बता दूं कि 2011 के अंदर अब जो पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि हम नहीं पता, हम पे इल्ज़ाम है, भाई 2011 में तो खुद उसको बुलाया गया है, पीपल्स पार्टी वालों ने खुद बुलाया था 2011 में, उसको जॉब दी गई थी। और जिस वक्त हमने देखा तो उसके पास इतनी ज़्यादा उसका प्रोटोकॉल था रिची का, मैं आपको बता नहीं सकता, हमारे पास इतना टाइम नहीं है सारी बातें करने का। लेकिन बताने कहने का मकसद ये है कि उसको अगर अप्रोच अगर दी तो आपके सियासतदानों ने दी। अब ये कहना कि जनाब वो गलत है, हमें बदनाम किया जा रहा है, तो भाई माशाल्लाह सियासतदानों का काम भी है, कुछ किरदार भी आपके सामने ही है। अब क्या सारा पालन वाले बातें आपको नहीं पता, हरीम शाह वाले मामला तो आपको नहीं पता, सारी दुनिया को पता है। अब ये हमें खुद सोचना चाहिए। अब ये कहा जा रहा है बहुत से लोगों ने कि हमारी वो कैरेक्टर एसेसिनेशन हो रही है। भाई कैरेक्टर, अगर आपका कैरेक्टर अगर दुरुस्त होगा तो आपको कोई नहीं एसेसिनेट करेगा। आपको क्या जरूरत है किसी की आपकी किरदार कशी करने की? किरदार आप सही रखें। और ये बात भी कही जा रही है कि जनाब वो 9 साल बाद क्यों आई, वो झूठी है। भैया मुझे नहीं पता कि वो झूठी है सच्ची है, लेकिन ये मैं आपको तस्दीक कर रहा हूँ कि उसके बाद बहुत सारी चीज़ें दुरुस्त हैं। और ये भी मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि उसके ताल्लुकात जो है इदारों के साथ हैं, सरकारी एजेंसियों के साथ हैं, पाकिस्तान की एजेंसियों के साथ भी हैं उसके ताल्लुकात, और उसके अमेरिकन सीए के साथ भी। जी हाँ नाजरीन, आपने फैसल मोहम्मद साहब की बातें सुनी। आपको पता है फैसल मोहम्मद साहब के तज़किये हमेशा दुरुस्त साबित होते हैं और उनकी बात हमेशा हम इसको कदर की निगाह से देखते हैं। तो फैसल मोहम्मद साहब ने अपनी वीडियो में जिस तरह बताया कि 2011 में पीपल्स पार्टी वाले ही इन मोहतरमा को पाकिस्तान में लेकर आए और प्रॉपर प्रोटोकॉल दिया, लेकिन उनके मुताबिक उनके इस मोहतरमा के पास बहुत सॉलिड प्रूफ है। अगर वो सॉलिड प्रूफ है तो आया हमारे जो हुक्मरान हैं वो वाकई ही इस गंदे खेल में शामिल है? ये तो एक स्ट्रॉन्ग लड़की थी जिन्होंने अपना मौक़िफ़ टीवी में आकर बयान कर दिया। क्या खुदा न ख्वास्ता हमारे जो सियासतदान, मैं सब सियासतदान के बारे में नहीं कह रहा, लेकिन मोस्टली यही देखने में आता है जब आप पावर में होते हैं तो आप मिसयूज़ अपने पावर को करते हैं। क्या पता कितनी ही और लड़कियों के साथ इन लोगों ने ज्यादती की हो और वो अपना मुंह ना खोल सकी हो, या खुदा न ख्वास्ता हमारे मुल्क की जो मुखालिफ एजेंसियाँ हैं वो इसी तरह औरतों को इस्तेमाल करके हमारे मुल्क के जो राज हैं क्या उगलवा तो नहीं लिए। ये मामला हमारी सिक्योरिटी रिस्क भी हो सकता है। दूसरी तरफ देखा जाए तो हमारे मीडिया का किरदार बहुत मायूस कुन रहा है। उस टाइम तो उन लोगों ने बहुत बोला कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, हालांकि वो बात सच साबित नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे मोहतरमा एक गैर मुल्की है, अमेरिकन है, और इन्होंने हमारे उस वक्त के वज़ीर दाखिला के ऊपर इल्ज़ाम लगाया। तो ये मामला डायरेक्ट सिक्योरिटी रिस्क की तरफ जाता है। चाहिए तो यही था कि हमारे मीडिया के जो बड़े बड़े नाम हैं
वो एक नेशनल कंसेंसस पैदा करते कि आवाम को भी चाहिए या हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालते कि अपोजिशन का किरदार बड़ा मायूस कुन रहा है इसके ऊपर, कि इस मामले के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जिस तरह आपने इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम लगाकर उस टाइम में बड़ा शोर शराबा किया था, इस टाइम भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी। अदालतों के ऊपर जोर डालते कि इस केस को देखा जाए, सो मोटर एक्शन ले, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे मुल्क के साथ कोई गद्दारी तो नहीं हो सकी। आया ये मोहतरमा ठीक है या हमारे सियासतदान ठीक है? लेकिन दूसरी तरफ हमारे मीडिया के जो बड़े बड़े नाम हैं वो इस मामले को रफा दफा करने के चक्कर में और इस अमेरिका को गद्दार कह रहे हैं और ये भी कहते हैं कि इनको मुल्क बदर किया जाए। ये बहुत ही मायूस कुन बात है। जहाँ तक अवाम है, अवाम अपने ही मसलों में उलझी हुई है। कभी कोरोना से इतनी हलाकतें हो रही हैं, कभी पेट्रोलियम के ऊपर इतनी शॉर्टेज हो चुकी है। हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में पेट्रोलियम के ऊपर भी बात करेंगे कि इमरान खान की हुकूमत इस बहरान को किस तरह निपट सकती है। क्या इमरान खान की हुकूमत दूसरे बहरानों की तरह ये बहरान भी निपट पाएगी या इधर भी वो कोताही की कोशिश करेंगे? क्योंकि इमरान खान साहब तो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले हर बहरान से निकला जाए, लेकिन उनके इर्द गिर्द ऐसा माफिया मौजूद है जो हमेशा उनके लिए ऐसा गड़े गोद के रखता है कि मुश्किलात ही नज़र आती हैं। तो नाजरीन, हम जाते जाते ब्रेक से जाने से पहले आपको सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि हम अपने मुल्क की सिक्योरिटी के ऊपर कोई समझौता नहीं कर सकते। मीडिया और सोशल मीडिया भी ये सवालात उठ रहे हैं कि इन मोहतरमा की रसाई हमारे सरकारी इदारों तक कैसे हुई। ये मोहतरमा हमारे फौज के साथ भी अक्सर देखी, बॉर्डरों में नजर आई है, हमारे पुलिस के डिपार्टमेंट में भी नजर आई है। नो डाउट ये विजिटर थी, लेकिन इनको इतना प्रोटोकॉल क्यों दिया गया? अब ये मोहतरमा बड़े बड़े इल्ज़ाम लगा रही है कि मेरे पास सबूत मौजूद है। क्या इन मोहतरमा ने हमारे किसी सेंसिटिव इदारों पे या बॉर्डर की कोई तस्वीर तो नहीं ले ली या कुछ ऐसा डाटा इनके पास तो नहीं है? ये लोग सवाल पूछ रहे हैं, सवाल उठेंगे क्यों? मुल्क की सलामती का मसला है। दूसरी तरफ सियासतदानों के किरदार जो बहुत मशकूक नज़र आ रहे हैं, उसके ऊपर भी फैसला करना होगा और मीडिया को कंसेंसस पैदा करना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर सो मोटिव एक्शन ले, ताकि देखा जाए कि कौन हक पर खड़ा है। जी हाँ नाज़रीन, अभी हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे आसिम खान साहब, उनसे हम डिस्कस करेंगे सिंथिया रिची का मामला और पेट्रोलियम का जो बहरान चल रहा है। आसिम खान साहब इस मामले में बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्रिप रखते हैं। नाज़रीन हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ब्रेक के बाद मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाजरीन हमारे साथ मौजूद है आसिम खान साहब पाकिस्तान से। इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और बड़े सरगर्म कारकुन हैं। लेकिन आजकल की जो प्रॉब्लम चल रही है, पेट्रोल की शॉर्टेज है, तो हम लोग सोशल मीडिया पे इनका अकाउंट देख चुके हैं, इनकी व्यूज़ पे देख चुके हैं। ये भी काफ़ी हुकूमत से नाराज़ नज़र आते हैं और पेट्रोल की दस्तियाबी इनके इलाके में कैसे है, हम इनसे ये भी डिस्कस करेंगे और सिंथिया रिची के जो मामला है वो भी डिस्कस करेंगे। आसिम साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू शो। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आसिम साहब हमारे प्रोग्राम में आने का। आसिम साहब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा स्टार्ट में। ये देखिए जिस तरह हमारे मुल्क में इशू चल रहा है सिंथिया रिची के बारे में, जैसे आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने मीडिया सोशल मीडिया में भी देखा होगा कि इन लोगों सिंथिया रिची ने काफ़ी ना सीरियस किस्म के एलिगेशन लगाए हैं हमारे एक्स फेडरल मिनिस्टर पे, लेकिन वो डिनाई कर रहे हैं। लेकिन ये बात अभी तक कोर्ट में गई नहीं है, तो आपको क्या लगता है ये बात सिर्फ इल्ज़ाम तक रहेगी या कोई मामला आपको सीरियस नज़र आ रहा है? जी शुक्रिया वसीम साहब। देखें, अगर इन्होंने इल्ज़ाम लगाए हुए सिंथिया रिची कि मेरे साथ वो ज्यादती की गई है, मेरा रेप किया गया है, तो वो जाके वो अदालत में उसी ने ही प्रूव किया है
और अगर ये हरकत पीपल्स पार्टी वालों ने की है रहमान मलिक पे जैसा कि इल्जाम है, तो ये इंतहाई, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, इंतहाई घटिया मतलब इसने काम किया है। क्योंकि एक मुसलमान मुल्क के नाते ये मतलब जितने हमारे साथ अक़लियती रहते हैं, तो उसके मतलब हिफाजत करना हर मुसलमान का, हुकूमत का, सबका फर्ज है। इस तरह जो बाहर से मेहमान आते हैं, यहाँ वीजे पे रहते हैं, तो उनका भी मतलब हिफाजत और हम पे मतलब फर्ज है। इससे मतलब और दुनिया में भी पाकिस्तान का इमेज काफी मतलब वो होगा, बुरा मतलब जाएगा अगर इस तरह से मतलब वाकयात होते रहे। इसकी तहकीकात होनी चाहिए, हर सतह पे होनी चाहिए। और अगर संजीदा रिची ने मतलब झूठे इल्जामात लगाए हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि ये पाकिस्तान देखे एक मुल्क है, ये कोई वो खाला जी का घर नहीं है कि कोई आके यहाँ पे हर किसी को कोई मतलब झूठे दावे करे, मनफी प्रोपेगेंडे करे, ये करे वो करे। ठीक है, उसने पॉजिटिव इमेज पे काम किया है, लेकिन मेरे करोड़ों पाकिस्तानी ऐसे हैं जो पॉजिटिव इमेज जो है ना सोशल मीडिया के जरिए मतलब पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। तो हमें कोई बाहर से आने की किसी की जरूरत भी नहीं है कि वो आके यहाँ बैठ जाए, हमारे सरकारी वसाइल इस्तेमाल करे, उनको प्रोटोकॉल दिया जाए और मतलब तरह तरह की उनको मतलब मराहत दिए जाएं। इनकी कोई जरूरत हमें नहीं है। हम खुद करोड़ हैं, हम अपने मुल्क का मुस्बत इमेज अच्छे तरीके से मतलब पेश कर सकते हैं और पेश कर रहे हैं। बिल्कुल सही है आसिम साहब, जैसे देख सकते हैं आप, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो कह रही है कि इनको मुल्क बदल किया जाए, अमेरिकन हमारे पर इल्ज़ाम लगा रही है, जिस तरह हमने प्रोग्राम के पहले हिस्से में भी डिस्कस किया कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ही इनको लेकर आई थी। तो अब इन लोग इस मोहतरमा ने काफ़ी राज उगलने शुरू कर दिए हैं। मैंने पहले भी डिस्कस किया कि ये कोई छोटा मामला नहीं है, क्योंकि ये हमारे वज़ारत दाखिला के जो वज़ीर है उनके ऊपर इल्ज़ाम है। ये हमारे सदारती महल में, उस टाइम के सदारती महल में भी इनका आना जाना था, और हम इनको फ़ौज के अफसरों के साथ हमारे बॉर्डर के पास भी देख चुके हैं। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि एक आम अमेरिकन, एक आम व्लॉगर को इतनी यानी कि इतनी सेंसिटिव जगह पर लेकर जाने का मकसद क्या है? ये मामला कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक आम अमेरिकन इतनी सीनियर पोस्टों पे चला गया, कल खुदा न खास्ता ये हमारी आर्मी के खिलाफ या किसी और चीज़ के खिलाफ भी कोई चीज़ लेकर आ सकती है, फिर मामला और पेचीदा हो जाएगा। आप इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं? जी देखिए, ये ऐसा हो भी सकता है, इसके चांसेस ज्यादा है, क्योंकि पहले एक अमरीकी खातून थी यहाँ, सहाफी यहाँ पर थी। जब वो पाकिस्तान से गई तो हमारे इदारों और हमारे मुल्क के खिलाफ उसने काफी बकवास की है। तो ऐसा ये भी हो सकता है कि ये भी कल चली जाए और हमारे मतलब इदारों पर और हमारे मुल्क के खिलाफ बातें करे। लेकिन फिलहाल तो वो मतलब वो पॉजिटिव इमेज की बात कर रही है, तो ऐसा कुछ है नहीं। और दूसरा ये कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत में ये आई है और उन लोगों ने इनको मतलब वीजा दिया है, और वहाँ वो अभी से नहीं है कि मतलब तहरीक इंसाफ की हुकूमत उसे लाई है। अगर इसके ये इल्जाम झूठे हैं और ये साबित ना कर सके, तो फिर मतलब वो मतलब कानूनी तौर पर इसको हमारे मुल्क से निकालना चाहिए, ताकि आइंदा के लिए कोई और सियासतदान पे ऐसे झूठे इल्जाम न लगाए जा सके। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि अगर इसके इल्जाम झूठे हैं वो तो अदालत ही फैसला करेगी। तो हम भी यही डिमांड करते हैं, पीपल्स पार्टी को भी चाहिए कि इनके ऊपर इतने सीरियस एलिगेशन लगा रहे हैं। ये मोहतरमा कल रात को जो मैंने इनका ट्वीट देखा है, उसमें उन्होंने शरीर रहमान साहिबा को भी एक्यूज़ किया बकौल इनके कि जो बीबी की जो सिक्योरिटी थी ब्लैक, आपने क्यों उनको फोर्स किया कि आप ब्लैक वाटर से सिक्योरिटी लें, और जब आप इनके साथ गाड़ी में बैठी थी, क्या आपने इनको बोला था सन रूफ के बाहर है? ये सिंथिया रिची ने शरीर रहमान पर इल्ज़ाम लगाया। मामला बहुत पेचीदा होता दिखाई दे रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि पीपल्स पार्टी अदालत में जाएगी और इनके खिलाफ केस करेगी अगर वो समझते हैं ये मोहतरमा झूठी हैं। इन मोहतरमा को भी चाहिए कि अगर ये अपने इनके पास प्रूफ हैं तो ये भी अदालत में जाए और रहमान मलिक साहब सब कार्रवाई हो सके, क्योंकि ये मामला हमारी सिक्योरिटी ब्रीच लगता है। अच्छा आसिम साहब, हम यहाँ डिस्कस करेंगे क्योंकि आप भी पाकिस्तान में मौजूद है, और पेट्रोलियम की जो शॉर्टेज है पेट्रोल की, बड़ी एक हैरान कुन और मायूस कुन बात है, क्योंकि जब से इमरान खान की हुकूमत में आए हैं तब से देखते हैं हर आए दिन कोई ना कोई नया तनाज़ा खड़ा होता जा रहा है। कभी वो पहले पैसों का मसला था, फिर कोरोना आ गया, फिर डॉक्टरों का इशू शुरू हुआ, अभी पेट्रोल का इशू शुरू हो गया। आप मुझसे ये बताएं कि आप क्या समझते हैं हमारे मुल्क में ये पेट्रोल की जो शॉर्टेज हुई है, ये क्या मसनूई है, ये कुदरती तौर पर हुई है, या इसके पीछे क्या कुछ माफी है? आप कुछ जानते हैं इस बारे में? देखिए वसीम भाई, ये आर्टिफिशियल मतलब बहरान है, क्योंकि पीएसओ के पास मतलब वापर मिकदार में जहीरा मौजूद है। वो अपने जितने भी उनके पेट्रोल पंप में, वहां पे आपको पेट्रोल मिलेगा पूरे पाकिस्तान में जो पीएसओ वाले हैं। और ये असल में हुआ ये है कि जो बाकी कंपनियां हैं उन्होंने जहीरा अंदोजी की है। वो पेट्रोल पंप्स को देते हैं ब्लैक पे, महंगा पेट्रोल देते हैं, वो बेचारे भी आगे से वही 2 रुपए 3 रुपए लीटर कमा रहे हैं। तो मतलब जो
जिले इंतजामिया है वो जाके पेट्रोल पंप वाले को जुर्माना करते हैं, ऐसा नहीं करती कि ये जाके इनकी तहकीकात करे और जो इनके बड़े बड़े कंपनियां बड़े बड़े स्टोर है उनको मतलब सेल करे, उनके लाइसेंस मनसूख करे, तो तभी ये मतलब वो सेट होगा। और दुख मुझे इस बात का है कि खान साहब को खुद 10 दिन बाद कल पता चला कि मुल्क में पेट्रोल का बहरान है। हालांकि ये पिछले 10 दिन से हो रहा है, पूरी अवाम जलील हो रहे हैं, लेकिन किसी उसके जो मुशीर है वो सब कहते हैं सब अच्छा है। तो उसी वजह से उन्होंने खान साहब को भी कंफ्यूज कर रखा है कि खान साहब बेचारा अकेला क्या कर सकते हैं। तो वही यही लोग इनको मिसगाइड कर रहे हैं खान साहब को, और फिर उनको हफ्ता 10 दिन बाद पता चलता है कि इस तरह शार्टेज हो गया है। उसने काफी गुस्सा भी किया है। और एक मैं लेटर देख रहा था सोशल मीडिया और मीडिया पर कि जो जिसमें वजारत पेट्रोलियम ने मतलब वो बाहर से वो जो मंगवाना ही बंद कर दिया था पेट्रोल का, तो उसी वजह से वो 30 मार्च को वो लेटर लिखा गया था। उसके बाद से जो है ना वो वही असरात है जो आज हम मतलब 10 दिन से हम भुगत रहे हैं। वैसे कानूनी तौर पर तो सबके साथ ये 21 दिन का, जितने भी कंपनियां 21 दिन का जहीरा इनके साथ कानूनी तौर पर होना चाहिए, ये उनका मतलब हक है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने सारा कुछ ब्लैक कर दिया और माल कमाने के चक्कर में है और अवामी जलील हो रही है। दूसरी तरफ कोरोना है जहां पर आप खुद वो वीडियो देख सकते हैं, तस्वीर देख सकते हैं कि कितना रश वहां पे लगा होता है। कोई मतलब उनको रोकने वाला नहीं है कि मतलब उनको कोरोना हो जाए, घर को मतलब कोरोना ले जाए, उनके बच्चे, उनके माँ बाप पूरे कौन से इफेक्ट हो जाए। तो इन चीजों का भी ख्याल रखना चाहिए। जब अवाम कानून पे अमल नहीं करते तो हुकूमत को हरकत में आना चाहिए और उनको डंडे के जोर से और काफी सख्ती के साथ मतलब लोगों से निपटा जाए, क्योंकि उनकी जिंदगी का तहफ्फुज़ है। हुकूमत तो थक गई है बार बार लोगों को हिदायत देते हुए टीवी पर, सोशल मीडिया के जरिए, मतलब जितने भी सोर्स है हुकूमत के वो बेचारे भी थक गए हैं, लोग भी अमल नहीं कर रहे। तो फिर इसमें भी कसूर हुकूमत का है ताकि वो सख्ती शुरू करे, क्योंकि ये हमारा मुल्क गरीब मुल्क है, इसमें साथ इतनी फैसिलिटी नहीं दिया। खुदा न खास्ता अगर ये मरीज ज्यादा हो गए, हमारे साथ वेंटिलेटर खत्म हो गए, तो फिर पाकिस्तान बड़ी मुश्किल में पड़ सकता है। लोग सड़कों पे और फुटपाथों पे मतलब वो फिर पड़े रहेंगे बेचारे, और इसी तरह से अमवात की शरह में भी इजाफा होगा। ये तो अल्लाह का करम है कि अभी तक बहुत 3 महीने हो गए, लेकिन अल्लाह पाक का रहम है। और खासकर ये मुझे तो गर्मी का बहुत इफेक्ट इसमें लग रहा है कि कोरोना इतना नहीं फैला जितना यूरोप में और अमेरिका में उस हिसाब से फैला हुआ था। आपकी बात मुझे समझ आ रही है कि ऑलरेडी हमारे मुल्क में कोरोना का एक अज़ाब मौजूद है जिससे हलाकतें हो रही है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उस रेशो से हलाकतें नहीं हो रही जिस तरह से दूसरे मुल्कों में होती रही हैं। लेकिन यहाँ हुकूमत की मैं डायरेक्टली बोलूँगा कि हुकूमत की नाकामी है, क्योंकि वो डायरेक्ट अपने किसी इदारे पर होल्ड रख नहीं सकती। नो डाउट इमरान खान अकेला क्या करे, इमरान खान के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि इशारा करे सब ठीक हो जाए। लेकिन जिस तरह आप बता रहे हैं, मीडिया, सोशल मीडिया में लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद हैं जो इमरान खान साहब को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे। अगर खान साहब को 10 दिन बाद पता चल रहा है कि हमारे मुल्क में पेट्रोल की शॉर्टेज है, तो खान साहब आपको प्राइम मिनिस्टर की सीट पर क्यों बैठे हैं? मैं आपके मुखालिफ नहीं हूँ, मैं हमेशा आपकी अच्छी पॉलिसियों का आवाम के साथ हम लोग एक आपके अप्रिशिएट करते रहे हैं। लेकिन खान साहब जब बात ऐसे आती है कि आपको 10 दिन बाद पता चले तो ये बहुत मायूस कुन है। अच्छा आसिफ साहब, जिस तरह आपने जिक्र किया कि 30 मार्च को एक लेटर इशू हुआ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम की तरफ से कि पेट्रोल ना खरीद, छोटी जो कंपनियां होती है प्राइवेट, उनको ये बताया गया कि आप पेट्रोल ना खरीदें क्योंकि कोरोना की वजह से मईशत चल नहीं रही, तो पेट्रोल का इतना इस्तेमाल नहीं है। और ये भी बताया गया कि हुकूमत पाकिस्तान को ये बात बताई ही नहीं गई। तो आप क्या समझते हैं कि जो हमारी कुछ वजारतें हैं वो हुकूमत पाकिस्तान को डबल क्रॉस कर रही है या अपने मनमानी के फैसले कर रही है? खान साहब का कंट्रोल नहीं है। मुझे लगता है तो खान साहब का किसी इदारे पे कंट्रोल है ही नहीं। आपको भी यही नजर आ रहा है? नहीं सर, देखिए बात यह है कि खान साहब के जो इर्द गिर्द कुछ लोग हैं ना, तो वो उसको मिसगाइड कर रहे हैं कि सब अच्छा, ये सब अच्छा वाली सियासत ये मुल्क का बेड़ा गर्क है, इसमें खान साहब का मतलब कसूर नहीं है। कल भी फैसल वाडा साहब जो अपनी मिनिस्ट्री में बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं और उन्होंने उनको बताया कि पेट्रोल का बहरान मतलब चल रहा है, काबीना में उन्होंने ये बात उठाई है, ठीक है। तो उसके बाद से जितना कि उनके एडवाइजर है खान साहब के, वो सारे के सारे उनको मतलब मिसगाइड कर रहे हैं। तो उसके बाद से खान साहब ने एक्शन लिया, वजारत पेट्रोलियम को भी बहुत मतलब खूब उसकी वो की है, धुलाई कर दी है वहां पे कि उसके नोटिस भी लिया कि इनके साथ मतलब सख्ती और जितनी भी वो आवाम को पेट्रोल मतलब मुयसर की जाए। तो आज मैं देख रहा था कि उसने वो जारी किए कि 24 घंटे 48 घंटे दिए हैं कि मतलब ये बहरान खत्म किया जाए। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन अकेले खान साहब से कुछ नहीं हो रहा। सही आसिफ साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, खान साहब ने एक्शन लिया है, 48 घंटे का टाइम दिया, लेकिन जो लोगों का नुकसान हो चुका है, जो वायरस
का फैलने का खदशा है, जो हमारी मईशत को नुकसान हो चुका है, वो तो वापस नहीं आएगा। लेकिन आप नहीं समझते खान साहब को ओगरा के चेयरमैन और पेट्रोलियम के चेयरमैन को बराह रास्त इन्वॉल्व करके उनको सजा देनी चाहिए, क्यों इनकी गफलत की वजह से सारा मसला हुआ है। जी अच्छा, मैं एक बात यहाँ पे आपसे शेयर करूं कि कल वो उनको बुलाया गया है डीजी नेब को और चेयरमैन ओगरा को और वजारत पेट्रोलियम को पेशावर हाई कोर्ट में कल तलब कर दिया है। तो वो आके वहाँ मतलब अपना जवाब देंगे। अदालत उसमें हाई कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट ने नोटिस ले लिया है, तो आगे देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल सही, जिस तरह नैब के चेयरमैन को ओगरा के चेयरमैन को बुलाया, अदालत फैसला करेगी कि क्या होना चाहिए। अच्छा नाज़रीन, आप हमारे साथ रहिएगा, अभी हम जा रहे हैं ब्रेक पे और ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होती है। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है आसिम खान साहब। हम इनसे जान रहे हैं जो पेट्रोलियम की किल्लत पाकिस्तान में हुई है, ये कुदरती है या मसनूई है या एक वो कहते हैं इदारे की फेलियर है। अच्छा आसिम खान साहब, हम आपसे पूछ रहे थे कि याद है आपको पाकिस्तान में जब ईरान का पेट्रोल भी आता था, ठीक है, ईरानी पेट्रोल से भी हमारी मईशत चलती फिरती थी, क्योंकि अगर पेट्रोल की शॉर्टेज हो तो लोग ईरानी पेट्रोल की तरफ भी जाते थे। तो आपको क्या नज़र आता है कि क्या पाकिस्तान में ईरानी पेट्रोल आना कम हो गया या बॉर्डर वहाँ से सील हो गया, कुछ तरसील मतलब महदूद हुई है, कुछ आइडिया है आपको इस बारे में? जी सर, वो मेरे ख्याल से वो उन्होंने वो बॉर्डर सील कर दिया है पेट्रोल के, मतलब पेट्रोल वो नहीं आने देने कोई, क्योंकि उसमें वो बहुत सारे वो भी लोग ब्लैक पे ले आते थे और फिर यहाँ पर वो जो है ना वो मतलब वो काफी मसले मसाइल खड़े होते थे उसी वजह से, और वो चाहिए भी नहीं ना, मतलब उससे कोई वो उसका फायदा नहीं है। लेकिन आसिफ साहब, क्या आप नहीं समझते कि जिस तरह हमारे मुल्क स्टील मिल होगी, ये हमारे जो फिलाई इदारा हो गया, जैसे PIA हो गया या रेलवे होगी या पेट्रोलियम, ये हमारे मुल्क के दिफाई इदारों की तरह होते हैं कि खुदा न खास्ता कि जंग हो तो हमारी फ़ौज को, हमारे इदारों को इधर से सप्लाई जाती है। अब देखिए हमारे मुल्क में पेट्रोल होना तो यही चाहिए था कि इनके पास 21 दिन का ज़ख़ीरा होना चाहिए था, अब ये कहते हैं 2 दिन का भी नहीं है। खुदा न खास्ता इंडिया पाकिस्तान भी हमला कर देते, जैसे कल रात तो कराची के ऊपर इनके जहाज़ आ गए थे। आपके मुल्क में जो आपकी जो आर्मी की गाड़ियाँ हैं, दूसरे इदारों की गाड़ियाँ हैं, उनकी नकलो हमल के लिए आपके पास पेट्रोल है ही नहीं। क्या आप नहीं समझते कि कोई माफिया है ये जो काम कर रहा है प्लानिंग की तरह? अगर खुदा ना ख्वास्ता कि पेट्रोल एक दिन का भी ना हो, कल इंडिया पे हमला कर दे, तो हमारा मुल्क कहाँ खड़ा है? हुकूमत कुछ बारे में तैयारी कर रही है? हुकूमत को सोचा है या अभी सोचना शुरू कर रही है? कुछ बताएंगे हमें आप? नहीं सर, वो PSO के पास जो है काफी मतलब जहीरा मौजूद है। ऐसा नहीं है कि मतलब पेट्रोल बिल्कुल भी नहीं है, पेट्रोल है, लेकिन जो PSO से जो बाकी कंपनियां लेती है उन्होंने जहीरा अंदोजी की है, उन्होंने माल मतलब वो महंगा ब्लैक पे बेच रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। PSO के पास पेट्रोल है और मतलब जंग हो जाए, अल्लाह ना करे, लेकिन फिर उस वक्त ही पता चल जाएगा कि कितना है वो पेट्रोल, कितना है हमारे पास। और हमारे पास वो जो है वो 24 घंटे तैयार है। और कल भी वो ने सिर्फ बॉर्डर के करीब आए हैं जहां से हमारे J-17 उठे हैं वहां पे, तो वो भाग गए हैं वहां से, मतलब वो मिनटों की बात थी, वो भाग गए हैं। सिल्क इंडिया को हमारी 27 फरवरी की वो चाय भी याद होगी और उन्होंने जो हरकत की थी उनको वो भी याद होगी। हम अगेन कहते हैं कि इंडिया गलती ना करे हमारे मुल्क के करीब आने की। हम लोग तैयार हैं, अपना दिफा करना जानते हैं, हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, लेकिन हम अपने मुल्क का दिफा करना जानते हैं। लेकिन अगेन बात आएगी पेट्रोलियम के ऊपर के आप कैसे क्या समझते हैं? खान साहब ने एक्शन तो ले लिया, 48 घंटे के अंदर वो रिपोर्ट भी पेश होगी, लेकिन आप नहीं समझते कि चीनी माफिया की तरह ये माफिया भी इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसकी जो गिरफ्त है हुकूमत के इर्द गिर्द है, यानी कि ये बहुत पावरफुल लोग हैं। आप समझते हैं कि ये अगर इंक्वायरी होती है तो इनको कोई सजाएं होंगी या ये लोग काबू में आएंगे या ये लोग फिर बच जाएंगे?
देखिए, वजीर आजम इमरान खान ऐसी शख्सियत है और मतलब ऐसे वो सियासतदान है जो मतलब मुश्किल वक्त में वो लड़ना जानते हैं, और इंशाल्लाह इसी माफिया का अंजाम बहुत बुरा होगा जिन लोगों ने ये शॉर्टेज पैदा किए, जो लोग ये जहीरअंदोजी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इनका अंजाम ये बहुत जल्द बेनकाब हो जाएंगे। बिल्कुल से जिस तरह आपने बोला, ये बहुत जल्द बेनकाब हो जाएंगे, क्योंकि सबको पता है कि खान साहब अपने असूली मौक़िफ़ पे आए हैं। उन्होंने 21-22 साल जो स्ट्रगल किए, बड़ी मुश्किल से उनको हुकूमत मिली है, अवाम ने उनको हुकूमत दी है। वो कहते हैं ना कि बड़ी मुश्किल से और अनएक्सपेक्टेडली खान साहब को हुकूमत मिली है, लेकिन खान साहब अकेला बंदा कोशिश कर रहा है। इनके साथ बहुत सारे वो मिसहैप भी हो चुकी है, यानी कि इनकी हुकूमत के साथ, क्योंकि जब भी ये कोई दवाइयाँ सस्ती करते हैं, दवाइयाँ मार्केट से गायब हो जाती हैं। जब खान साहब आटा सस्ता करते हैं, आटा गायब हो जाती है, यानी कि हर जगह पे माफिया मौजूद है। और अनफॉर्चुनेटली खान साहब की टीम मुसलसल उनको नाकामी का सबब बन रही। मैं ये नहीं कहता कि उनके वजीर लोग काम नहीं कर रहे, वो लोग बेचारे मेहनत कर रहे हैं, या तो उनके पास कैपेसिटी नहीं है या कुछ ब्यूरोक्रेट उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि खान साहब जिधर हाथ डालते हैं वहाँ माफिया निकलता है। बात आपकी भी सही है कि खान साहब अकेले क्या करें, लेकिन अब खान साहब को फैसला करना होगा, या अपने मुल्क बचाना है या माफिया को बचाना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह नैब को और दूसरे इदारों को पेशावर हाई कोर्ट ने बुलाया है, इनके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इन माफिया को प्रॉपर सज़ा होनी चाहिए। अच्छा, जिस तरह हमने जिक्र किया, तो जो लेटर इशू हुआ था 30 तारीख को, और उनके जो चेयरमैन ओगरा थे या पेट्रोलिंग में जो चेयरमैन थे, उन लोगों ने इशू किया, तो आप नहीं समझते इन्होंने गवर्नमेंट को डबल क्रॉस किया और खान साहब के वो कहते हैं कि इनको बैक स्टैप किया है? आप समझ सकते हैं ऐसा कुछ हुआ है? जी, ऐसा तो मतलब उनको पता ही नहीं था वजीर आजम इमरान खान साहब को, और ना ही विफाकी का, मैं आपके इल्म में ये बात है कि विफाकी काबीना को भी पता नहीं था कि ये लेटर मतलब इशू हुआ है। अच्छा। वही तो आज ही सामने आया है कि इन्होंने प्रॉपर लेटर मतलब वो दिया हुआ है, वहां पे वो प्रॉपर लेटर दिया हुआ है, और मतलब किसी को विफाकी काबीना को भी खबर नहीं थी। ये देखिए, ये फैसल वाडा साहब जो विफाकी वजीर है, वो बहुत मेहनत से लगन से काम कर रहे हैं, दिन रात एक करके काम कर रहे हैं। उन्होंने ही पेट्रोलियम का मसला उठाया है विफाकी काबीना में, और उससे फिर ये बात मतलब शुरू हो गई है। फिर खान साहब के इल्म में आया कि पेट्रोल तो मतलब पिछले एक हफ्ते 10 दिन से नहीं है, तो उन्होंने फिर गुस्सा किया, वहां पर वो उससे खूब बेरहम हुए, और उन्होंने पूरी इंक्वायरी का हुक्म दिया कि रिपोर्ट भी मुझे पेश करें। और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की स्पीच आपने जब से वो वज़ीर आज़म बना हुआ है तो आपने सुनी होगी कि अब माफिया के खिलाफ लड़ना है, तो उनको सही पता है कि मतलब जो माफिया अभी भी बैठा हुआ है, कभी दवाइयां, कभी पेट्रोल, कभी आटा, ये चीजें गायब कर देते हैं, तो उनको वही बेनकाब करेगा इंशाअल्लाह। कौम को भी पूरी उम्मीद है, क्योंकि अगर इमरान खान अगर इस मुल्क को मतलब इस माफिया को ठीक नहीं कर सका, तो मतलब फिर बहुत मुश्किल होगा। पता नहीं ऐसा लीडर हमारे मुल्क को कब मिलेगा। बिल्कुल सही, आप सही कह रहे हैं कि खान साहब की हुकूमत बड़ी मुश्किल से आई। अगर यही हरकतें रही हमारे वजीरों की, या यही माफिया अगर हमारे हुकूमत में सरायत इख्तियार करता गया, तो खान साहब के लिए हुकूमत चलाना बहुत मुश्किल होगा। और आपने ये भी बोला कि खान साहब अपने वसीम भाई बात यहाँ पे ये है कि जो वजीर है वो अच्छी टीम है, उनमें मतलब अक्सरियत अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन देखिए आप बात ये है कि जिस तरह से परवेज खटक वजीर आला था, खान साहब ने मुखालिफत की है, बार बार मुखालिफत की है पेशावर BRT की, लेकिन परवेज खटक चूंकि उन्होंने वो हयाताबाद में वो फ्लाईओवर बनाया हुआ था 3 महीने या 6 महीने की महदूद मुद्दत में, तो उस वजह से उसने कहा कि इसको भी मैं 3 महीने में बना लिया, तो ये 6 महीने का प्रोजेक्ट है। उसको मतलब खान साहब उसके इफ्तिताह के लिए भी नहीं गए, ठीक है, उसने वो मंसूबा खुद से शुरू कर दिया है। अभी पेशावर में पूरे खैबर पख्तूनख्वा और बाकी सूबों से आने वाले लोग मतलब जलील हो रहे हैं, घंटों घंटों उनको इंतजार करना पड़ रहा है। तो ये जो बातें वो खुद से भी कर रहे हैं, मतलब ऐसे भी लोग हैं, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए थी। होना तो ये कि वो मतलब पकड़ लेते जिम्मेदारों को, उनको सजाएं देते, उनसे पैसे रिकवर करते, ये ठेका किसी दूसरे पे दे देते और उस पर काम तेज करते, लेकिन उसी तरह हुआ भी नहीं। दूसरी बात यह कि 6 महीने का जो परवेज खटक साहब ने बताया वो तारीखी उन्होंने ब्लेंडर किया है, 6 महीने का ये हो नहीं सकता। यहाँ मेरे इलाके में 17 किलोमीटर रोड बन रहा था, उस पर 2.5 साल लगे हुए हैं, तो ये तकरीबन 28 से 32 किलोमीटर तक ये मतलब वो पेशावर BRT है, तो इस पे कितना टाइम लगेगा, और उसमें हर स्टेशन है, इसके साथ पार्किंग इन्होंने बनाई हुई है, तो मतलब इस पे टाइम भी लगता है। और अगर इस तरह के मतलब उनको ये बेनकाब कर देते तो ये आज सामने नहीं आता।
कभी कोई क्या चुरा देता है। दूसरा वज़रा और दूसरे ये वज़रा तो सही काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ सूबाई वज़रा में से ऐसे लोग हैं जो पिछली हुकूमत परवेज़ खटक साहब की मिसाल मैंने आपको दी। दूसरी बात यह कि ये जो आए हुए हैं बगैर इलेक्शन के, ज्यादातर वही लोग खान साहब को मिसगाइड कर रहे हैं। वही लोग, खान साहब तो सीधे साधे आदमी है, वो तो अपने साथी होकर के ये पुराने मेरे साथी हैं और इन पर मतलब भरोसा करते हैं, वो उनको मिसगाइड करते हैं। तहरीक इंसाफ में मैं आपको जाती कहूं तो मैंने पहला वोट जब मैंने कास्ट किया है तो मैंने तहरीक इंसाफ को दिया हुआ है। जब 2002 में हमारे यहाँ पे सूबाई एक ही मतलब सूबाई असेंबली का एक ही उम्मीदवार था, वो भी खान साहब के टिकट पे, तहरीक इंसाफ के टिकट पे उसे मिला था, मैंने उसको वोट दिया है। 2008 में बाईकाट था, मैंने बाईकाट की, उसके बाद इलेक्शन हुआ, मैंने पीटीआई का सपोर्ट किया, फिर अब पिछले इलेक्शन भी मैंने तहरीक इंसाफ को सपोर्ट किया। तो उसमें ऐसे भी लोग हैं जो मुझसे भी मतलब नहीं है सारे के सारे, लेकिन खान साहब के कुछ वो पुराने साथी हो गए या कोई उसके मतलब वो वहां पे उनके साथ काम किया हुआ बनीगाल आते जाते हैं, उन लोगों को उन्होंने मतलब अपने मुशीर रखे हैं, तो वो लोग देखें वो हो रहा है। एक इनमें से सिर्फ एक काम का बंदा था, बाबर बिन अता, जो पोलियो को पूरा उठाया हुआ था, ठीक है, वो उसने काम किया, लेकिन उनकी कुछ मजबूरी आ गई घरेलू उनके, तो उन्होंने फिर रिजाइन दे दिया। वो उसमें मैंने टैलेंट देखा था, जिस तरीके से उन्होंने पोलियो पे काम किया है, पोलियो को उठाया है, लोगों में अवेयरनेस पैदा की है, वहां पे पोलियो हुआ है जहां पर। आसिफ साहब, रिपोर्ट तो उनके बड़ी खिलाफ आई थी, मीडिया में ये आया था कि उन्होंने सेल्फ प्रमोशन करने के लिए सोशल मीडिया टीम्स बनाई थी, पोलियो की गलत रिपोर्ट्स वो देते रहे, रिपोर्ट्स आई थी। नहीं, कुछ भी नहीं बनाया था, कुछ भी नहीं बताया। एक वीडियो भारत में लोग जा रहे हैं, वो वायरल हुई है, खान साहब को ने खुद वीडियो देखी होगी, उन लोगों को बुलाया, उनसे मिले, मुलाकात की, ठीक है, कोई उन्होंने वो सोशल मीडिया टीम नहीं रखी, लेकिन सिर्फ उन्होंने ये एक सोच दिया लोगों को, वहां उन इलाकों में बाबर बिन अता हैं, वो किया है, पोलियो करवाया है, जहां लोग मुकम्मल इनकारी थे, वो लोग पोलियो करने लगे, लेकिन फिर उनके मतलब ये मीडिया क्या नहीं कहते, ये तो जियो की खबर है कि ये उन्होंने वो किया था, ये कि उन्होंने कुछ नहीं किया था, सिर्फ उनके वो आ गए घर में। उनको होना तो ये चाहिए कि खान साहब फिर भी उनको बुला देते, उनसे बात कर लेते कि मतलब आपके जब काम खत्म हो जाए आप फिर आ जाए दूसरे, क्योंकि उस बंदे में मैंने लगन देखी हुई है। सही, हाँ बिल्कुल ठीक है, वो बहुत हार्ड वर्कर थे। इस तरह मुराद सईद साहब ने जिस तरह हमारे महकमा डाक को कहां से कहां पहुंचा दिया, बहुत रेवेन्यू जनरेट किया, बिल्कुल। तो खान साहब की और भी जो मिनिस्टर, जी बिल्कुल, मुराद सईद साहब जो है वो बिल्कुल अपनी मिनिस्ट्री में दिल लगाकर काम कर रहे हैं। जैसा विफाकी वजीर फैसल वाडा साहब हुए, वो भी अपनी मतलब मिनिस्ट्री में, फवाद चौधरी साहब हो गए, वो भी अपनी मिनिस्ट्री में। लेकिन ये मैं आपको वही लोग कर रहा हूं जो बगैर इलेक्शन के वो रखे गए हैं, उनमें से ज्यादातर लोग जो है ना वो खान साहब को मिसगाइड कर रहे हैं, वो माफिया का हिस्सा है। सही, उनको पहले इनका नोटिस मतलब देना चाहिए खान साहब को, उनको मतलब वो बेनकाब करे पहले अपने साथियों के। 10 दिन के बाद एक मुल्क के वजीर आजम को पता चलता है कि पूरे मुल्क में पेट्रोल का बहरान पैदा हुआ है, तो कौन लोग जिम्मेवार है इनके? तो बिल्कुल यहाँ मैं ये कहता हूँ, खान साहब अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं या खान साहब का कोई दोस्त ये प्रोग्राम देख रहा है, देखिए पीटीआई के एक वर्कर की आवाज़ है जो पहले दिन से आपके साथ है, ये भी बता रहा है कि खान साहब अगर आपको ये बातें 10 दिन बाद 12 दिन बाद पता चलती हैं तो आपके इर्द गिर्द के लोग आपको धोखा दे रहे हैं, वो आपको इस मुल्क और इस 20 करोड़ आवाम को धोखा दे रही है, जो हम टैक्स से हुकूमत चला रहे हैं, हमारे टैक्स खून पसीने की कमाई से हुकूमती इदारे चलते हैं। अगर इन इदारों पर बैठे सरबराहान ही आपको मिस गाइड कर रहे हैं तो खान साहब भी आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये पीटीआई के एक वर्कर हैं जिन्होंने दिन रात एक करके आपको वोट दिया, आपकी सोशल मीडिया कैंपेन्स भी चलाई, इनको भी तहफ़्फ़ुज़ात है। तो खान साहब आपको चाहिए कि अपने इर्द गिर्द के माफिया पर नज़र रखें ताकि आपको पता चल सके मुल्क में हो क्या रहा है। आप नो डाउट एक शरीफ इंसान हैं, आप चाहते हैं कि मुल्क और अपोजिशन को मिलाकर चलें, लेकिन अपोजिशन का रवैया हमेशा आपके खिलाफ रहा है जो बहुत ही मायूस कुन है। तो आसिफ साहब, अभी जिधर आप मौजूद हैं आपके इलाके में पेट्रोल की क्या सिचुएशन है? पेट्रोल आवाम को मिल रहा है, यानी कि पीएसओ से मिल रहा है, या प्राइवेट जो है पेट्रोल स्टेशन वहाँ से अवेलेबल है या बिल्कुल भी नहीं है? अच्छा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, इसके बारे में आपसे वो पूरी केपीके के वो सारा कुछ शेयर कर देता हूँ। देखिए पीएसओ जो है वो अभी पेट्रोल दे रहे हैं, और जो लोग ब्लैक पे पेट्रोल बेच रहे थे, जो मतलब वो पेट्रोल पंप थे कुछ, तो उसको मतलब जिले इंतजामिया ने सेल कर दिया और उन पे भारी जुर्माने मतलब रखे गए हैं। ये पूरे वो मतलब मैं आपको खैबर पख्तूनख्वा की बता रहा हूँ, और इसी तरह पंजाब में भी होंगे। अभी तक 1508 जो है पेट्रोल पंप है, उसमें से सिर्फ
1110 पेट्रोल पंप जो है ना वो पेट्रोल दे रहे हैं, जो तकरीबन 77% बन रहा है पूरे सूबे में। तो वो मतलब बन रहे हैं, और ये बाकी जो है ना जो 200 पेट्रोल पंप है वही पेट्रोल दे रहे हैं। 1108 पेट्रोल पंप जो है ना वो बंद पड़े हुए हैं। सही। तो ये पोजीशन है, तो मतलब शॉर्टेज बहुत ज्यादा है, क्योंकि माफिया बैठा हुआ है, उनको बेनकाब करना होगा, कोई कानूनी रास्ता इस तरह का बुलाया गया। सही, बेनकाब करना होगा, जिस तरह आपने पहले भी जिक्र किया कि खान साहब देखिए कोरोना से जिस तरह हलाकतें। अच्छा वसीम भाई, आपको बात को मैं थोड़ा सा काट रहा हूँ। 8 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं खैबर पख्तूनख्वा के, 9 डिस्ट्रिक्ट जिनमें पेट्रोल दस्तयाब ही नहीं मिल रहा। मैं आपसे वो बाद में वो शेयर कर देता हूं, मेरे साथ वो पड़ा हुआ है, वो पूरी लिस्ट पड़ी हुई है। 9 डिस्ट्रिक्ट में पेट्रोल मिल ही नहीं रहा। इस तरह से बलूचिस्तान का भी यही हाल है, हमारे पंजाब का भी यही हाल है, मतलब पूरे मुल्क का यही हाल है। बड़ी तो ये बात है, इसको बेनकाब करना होगा। नहीं, नो डाउट इसको बेनकाब खान साहब को और जो इदारे हैं उनको करना होगा, और इनके खिलाफ एक्शन होगा, क्योंकि ये जो बकौल अवाम की, जिसे आप लोग माफिया कहते हैं, बड़े स्ट्रांग लोग हैं। ये हमेशा हुकूमत के इदारों में ग्रिप रखते हैं, क्योंकि इनका बड़ी इन्वेस्टमेंट है। जितने प्राइवेट कंपनियां पाकिस्तान में अपनी मर्जी से पेट्रोल बेच रही हैं और अपनी मर्जी से शॉर्टेज कर देती हैं, अगर खान साहब चीनी स्कैंडल की तरह इसके खिलाफ भी एक्शन लेते हैं और जो जिम्मेवार लोग हैं उनको सजा दिलवा सकते हैं, तो खान साहब आपका मोराल बुलंद होगा और अवाम आपके साथ खड़ी रहेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग आपको ब्लेम नहीं कर रहे, कुछ माहौल इस तरह का क्रिएट हो गया कि अवाम की राय आपके खिलाफ होती जा रही है, या ऐसे क्रिएट किया जा रहा है माहौल कि अवाम आपके खिलाफ खड़ी हो। हमें पता है कि आप सिंसियर हैं, इस मुल्क को बचाना चाहते हैं, अवाम ने आपको वोट दिए है, और बहुत सारे लोगों हैं जो दूसरी पार्टी, पीपल्स पार्टी और नून के साथ भी मुंसलिक थे, उन लोगों ने आपको वोट दिए कि हमें तब्दीली चाहिए। खान साहब तब्दीली हमें चाहिए, अगर आप हिम्मत करें, अवाम आपके साथ है, हम आपके साथ हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आप मीडिया के खिलाफ माफिया के खिलाफ एक्शन लेते हैं और करार वाकई सजा दिलवा सकते हैं, तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। आसिम साहब, आप मेरी बात से एग्री करते हैं? जी बिल्कुल, मैं एग्री करता हूं। इसकी मैं आपको एक थोड़ी सी मिसाल भी दे दूं। 2008 में मैं मलेशिया में था, वहां पे ये हुआ कि पेट्रोल, मतलब हुकूमत ने ऐलान किया कि ये कल से महंगा होगा। पेट्रोल पंप ने पेट्रोल देना बंद कर दिए। मैं अपने वो मामू के साथ जा रहा था, हम जा रहे थे कुलालमपुर, जो हमसे तकरीबन 40 से 48 किलोमीटर दूर था। तो उसको मैंने कहा वापस चलते हैं, क्योंकि पेट्रोल नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो वो कह रहे हैं कि ये मतलब वो पाकिस्तान नहीं है, आप देखना, सिर्फ हम वहां पहुंच गए तो फिर आप देखना। हम पहुंचे वहां पे और हमारा वो काम था वो किया, फिर हम गए एक रेस्टोरेंट में बैठ के, वहां पे न्यूज चल रही थी कि जो पेट्रोल पंप पेट्रोल नहीं दे रहा उनके लाइसेंस मनसूख, उन कंपनियों के लाइसेंस मनसूख। तो हम जब वापस आए तो हर एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल दस्तयाब था, मतलब सारा कुछ वो ही हुआ। तो हमारी हुकूमत को भी इसे ठोस और मतलब सख्त इकदाम करने होंगे, फैसले लेने होंगे, तो इससे ये ठीक होगा। क्योंकि 2 साल तो चले गए, तो सख्त फैसले करने हैं, सारी उम्र के लिए। अगर डिलीवर किया तो आगे भी हुकूमत इनकी, अगर डिलीवर नहीं किया गया तो फिर तो लोगों को हमने देखा हुआ है कि इलेक्शन के साथ फिर वो क्या करते हैं, जो डिलीवर नहीं करता तो फिर लोग उनसे हट जाते हैं। सही, अगर खान साहब ने डिलीवर नहीं किया तो यही अवाम जिन्होंने आपको वोट दिया वो आपके खिलाफ भी खड़े हो सकते हैं। खान साहब को, हाँ वसीम भाई, खान साहब को सख्त फैसले करने पड़ेंगे कि हम कहां पे खड़े हुए हैं, 2 साल में हमने क्या किया है, मेरे जो मैंने मुआयने खुसूसी लिए हुए हैं उनकी क्या क्या प्रोग्रेस है, पहले की जिनको हटाया उनको क्या क्या प्रोग्रेस है, किन उन्होंने किया है, उनमें इनको चेंजेस लाने पड़ेंगी। और इस चीज पे खुद उन्होंने निगरानी कर रही है कि मतलब सारे वो जो मुआयने खुसूसी है उनसे पूछे कि आपने अपने वो जो आपके वो है तो उस पर आप क्या कर रहे हो। सही। खान साहब, जिस तरह आसिफ साहब ने बात बताई है कि हम जाते जाते आपको यही बता, हम आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, मुल्क आप चला रहे हैं, कि आपको सख्त फैसले लेने पड़ेंगे और फैसले लेकर उस पर अमल दरामद कराना पड़ेगा। ये नहीं कि जिस तरह सबका हुक्मरान बीमारी का बहाना बनाकर मुल्क से चले गए, उन्होंने बड़ा पैसा लूटा, इसी तरह क्या पता ये लोग भी अगर बेनकाब होते हैं तो उनको भी कोई लीवरेज मिल जाए। तो खान साहब, आप देखना कि लीवरेज के चक्कर में आप अपने जो वोटर है वो ना खो दें। इन वोटर्स ने बड़ी मेहनत करके, बड़े सख्त मुकाबले करके आपको यहाँ तक पहुँचाया है, आपकी भी मेहनत शामिल है। लेकिन खान साहब देख लीजिएगा, सख्त फैसले करने में आपको बड़ी हिम्मत चाहिए। हम लोग ये रिक्वेस्ट करते हैं खान साहब के ये जो पेट्रोलियम का ये जो मसनूई तौर पर बहरान लाया गया है,
उम्मीद करते हैं कि आप इसको हल कर सकेंगे और जो इसके ज़िम्मेदार लोग हैं उनको सज़ा दिलवा सकेंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई बंदा ऐसी हरकत करने की कोशिश ना करें। आप इनका लाइसेंस भी मनसूख करें, इन पर भारी जुर्माना करें, ताकि जो हमारी आवाम, गरीब आवाम है, ऑलरेडी गुर्बत में पिस रही है, इस पर मज़ीद कोई बोझ ना डाला जा सके। मैं यहाँ पे आसिफ साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया और हमें हालात से आगाह किया। आसिफ साहब बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, थैंक यू। तो नाज़रीन, आपने आज का हमारा प्रोग्राम देखा, जिसमें हमने डिस्कस किया कि सिंथिया रिची पाकिस्तान में क्यों आई है, इनको कौन लेकर आया और इनके हमारे जो सरकारी इदारे हैं वहाँ तक पहुँच में ये कैसे गई हैं और इनके साथ क्या हुआ है, उन्होंने एक्सप्लेन किया। अगेन बता सकता हूँ कि ये एक आम सी औरत को सरकारी इदारों की रसाई कैसे हासिल हुई, ये भी एक सवालिया निशान है। अभी मैं कहता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन इसके ऊपर हुकूमत को चाहिए या सुप्रीम कोर्ट को चाहिए, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करे ताकि राज खुल सके कि खुदा न खास्ता हमारे मुल्क का कोई राज लीक तो नहीं हुआ। और दूसरी तरफ खान साहब जिस चीज़ की भलाई की कोशिश करते हैं, वहाँ माफिया ऑलरेडी बैठा होता है कि हर चीज़ शॉर्टेज कर देते हैं। आटे के बाद दवाइयाँ, दवाइयों के बाद अभी ये पेट्रोलियम की बारी आ गई है। शुक्र है कि खान साहब को 10 दिन के बाद पता चला कि मुल्क में शॉर्टेज है, और ये भी शुक्र है कि उन्होंने 48 घंटे के दौरान बोला कि मुझे रिपोर्ट पेश की जाए। लेकिन खान साहब, आपको ये भी देखना कि आपने बहुत सारे मुआवने खसूसी रख लिए जो बगैर इलेक्शन के आपके पास इर्द गिर्द जमा है। क्या उनकी वो कुछ पॉलिसियाँ ऐसी हैं जो आपकी पॉलिसियों से कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं? खान साहब, आपने ये सोचना है कि अपने मुल्क कैसे चलाना है। आपको शहबाज शरीफ साहब की तरह सब अच्छा की रिपोर्ट तो मिल रही है, लेकिन आवाम पिस रही है, आवाम के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है। आपकी पार्टी का नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, आपने इंसाफ करना है। खान साहब, ये 2 साल तो ये मसलों में गुजर गए, नेक्स्ट 2 साल तक अगर आपने कोई प्रॉपर लाएअमल इख्तियार ना किए तो यही अवाम आपके खिलाफ खड़ी होगी और आपके खिलाफ दूसरी पार्टियों को अनफॉर्चुनेटली वोट दे सकती है। जाते हुए हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि खान साहब, उम्मीद है कि आप सख्त फैसले करेंगे और सख्त फैसले करके आप अपने फैसलों पर कायम रहेंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान का उन सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। The views and opinions expressed in this show are those of the presenters, hosts and guests and do not necessarily reflect the official policy or position of Brute TV.